आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो इसराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का आगाज़ किया जाता है, दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता है कि गालिबन तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ा जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ अमरीकी सदर की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि ईरान होश के नाखून ले ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और फिर इसराइली वज़ीर आज़म का वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आता है। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मनीज़े आपको इनवाइट करने का। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन और बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। ऑलमोस्ट 12 घंटे भी नहीं हुए अभी सारी एस्केलेशन को, और इस लेवल तक चली गई है कि ऑलमोस्ट ये वन साइडेड है। ईरान एक तरफ तनहा है और दूसरी तरफ ना सिर्फ इसराइल है बल्कि आपने देख लें कि रनिंग कमेंट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से भी अनफॉर्चुनेटली आ रहे हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि हम इस पूरे ऑफेंस का हिस्सा नहीं है, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि और बहुत कुछ आ सकता है, इससे पहले डील कर ले। तो बदकिस्मती यही है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ईरान बहुत सॉवरेन मुल्क रहा है ट्रेडिशनली, लेकिन कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि ईरान की सॉवरेनिटी पर इसराइल ने पहली दफा हमला नहीं किया, पहले भी किया है। इस्माइल हानिया यहाँ पे उनके गेस्ट थे, उनको शहीद किया गया। उसके बाद उनके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हाईवे के ऊपर मारा गया था। उसके अलावा उनकी लीडरशिप को काफी टारगेट किया जाता रहा है, और अब खास तौर पे ये बहुत ही स्वेर या ब्लो या अटैक है ईरान की सॉवरेनिटी। ना सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया बल्कि उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को भी, और उससे ज्यादा भी जो पासदारान है उनकी लीडरशिप को भी किया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि तमाम के तमाम आपने देखा है एलाइज या सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे एक लेटर निकाल दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन ईरान चाहता ऑब्वियसली अगर वो अटैक करे, अगर रिटेलिएट करे, तो मेरी नजर में इतना मैसिव होना चाहिए कि ये इजराइल के अटैक्स रुके। लेकिन अगर ये सिंबॉलिक हुए और कुछ ड्रोन्स मारे गए और फिर कुछ इंटरसेप्ट हो जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे जाके इजराइल के अंदर, तो प्रोबेबली इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ ये प्रोहिबिटिव प्राइस नहीं है, यानी कि ऐसी ममनुआ कीमत नहीं है जो इजराइल ना दे सके। इजराइल चाहेगा कि नॉट ए बैड डील जिसको कहेंगे, वो कहेगा हमने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, सारी एयरबेस पर हमला कर दिया, 200 जहाज पेनिट्रेट करके हमला करके आ गए, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री लीडरशिप सबको कर दिया। उसके बाद अगर चंद ड्रोन चले जाते हैं ईरान से फायर किए जाने वाले इजराइल में गिर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। मैं आई विश कि अगर ईरान की कैपेसिटी है तो दिस इज द टाइम जब ईरान को रिटेलिएट करना चाहिए, और इतना मैसिव करना चाहिए जिससे मैंने कहा कि वो मना हो जाएगी, या इतनी ममनुआ कीमत वो देनी पड़ेगी, या प्रॉपर्टी इतना महंगा कर दे इस ऑपरेशन को कि वो अगला ना सोचे। अब आपने देखा क्योंकि इजराइल ने कोई खास रेजिस्टेंस फेस नहीं की ईरान से, तो आज उन्होंने उनके बेस पर भी हमला कर दिया, जो शायद बेस है तब्रेज बेस के नॉर्थ की तरफ एक बेस है जहाँ पे F-14 जहाज उनके पुराने हैं, तो पुराने अपग्रेडेड है, फैंटम जहाज हैं, उनको हमने हमले किया। शायद एक दो एयर बेस ही उनके वाइबल रह गए, उनको भी उन्होंने नॉकआउट किया था कि उनकी एयरफोर्स को ऑलमोस्ट जमीन पर बिठा दिया जाए। खालिद साहब, ईरान की तरफ से जो 100 ड्रोन्स दागे गए उनको तो एंगेज कर लिया इसराइल ने। आप कह रहे हैं कि इसराइल पर ईरान इस तरह का अटैक करे कि इसराइल दोबारा ये सोचने के भी काबिल ना रहे कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं आपको फिर अपने खत्ते में वापस ला सकता हूँ, चंद सेकंड के लिए मैं लाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एग्जैक्टली वही चाहता था जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया यही चाह रहा था कि हम एक न्यू नॉर्मल समझ लें हिंदुस्तान के अटैक को या रिटेलिएशन जो उसने हमारे मदरसों पर की थी और इंस्टॉलेशंस पर की थी। वो समझते थे कि हम इतना ज्यादा पाकिस्तान को पनिश करें कि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर ले कि ये हिंदुस्तान की मर्जी के हम मरूने मिन्नत हो गए हैं, जब वो चाहेगा हमें जितनी मर्जी पनिशमेंट दे हम उसको कबूल कर लें। पाकिस्तान के अवाम ने और मुसल्लह अफवाज ने और पाक फिजाइया ने किसी सूरत ये कबूल नहीं किया, और हमने ना सिर्फ 7 तारीख की सुबह 7-6 जहाज मारे बल्कि 10 तारीख को इतनी हैवी टनेज बॉम्ब रिटेलिएट किया। तो हमने क्या किया था? यही किया था कि हमने वो कीमत इतनी ऊंची उठा दी थी, इस हद तक कीमत बढ़ा दी थी हिंदुस्तान की कि अगर तुम ऑपरेशन कंटिन्यू करोगे तो इसकी ये कीमत देनी पड़ेगी कि तकरीबन हम आपके 26 टारगेट्स हमला करेंगे, जिसमें तकरीबन 16 एयर बेसिस को हमला करेंगे, S-400 नॉकआउट करेंगे, और वो भी सब कुछ 5 घंटे के अंदर। ठीक है। तो ये जब कौमें उठती हैं तो फिर ये करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरानी कौम बहुत रेजिलिएंट है, बहुत बहादुर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी तरफ से रिटेलिएशन इतनी मैसिव नहीं होती तो ये इनकरेजमेंट मिलेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ इजराइल को कि कोई बात नहीं, इतना छोटा मोटा हमला बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ इंटरसेप्ट कर लेंगे, कुछ गिर जाएगा, और हम फिर एक और हमला करेंगे, फिर उनको बिल्कुल एलिमिनेट। लेकिन ईरान की बारी अभी बाकी है, और ऐसा स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है कि ईरान तो जवाब देगा। खालिद साहब, मुझे बताएं कि ईरान का जो जवाब है उसकी नौयत क्या होगी? क्या उसी तरह से ईरान अटैक करेगा जिस तरह से ईरान ने इंटीमेट कर दिया? देखिए, जो एयर पावर है इस वक्त की एयरफोर्स है, जो ईरान की एयरफोर्स है वो बहुत हद तक लिमिटेड हो चुकी है पिछले कई सालों से।
और जो इजराइल को ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो F-35 स्टेल्थ जहाज है जो डार्ट पर नजर नहीं आता, फिर F-15 F-16 200 जहाजों से हमला किया है प्रिसीजन वेपन के साथ। और अब तमाम मेहमान अभी बात कर रहे थे कि अरब मुल्कों ने ही साथ दिया, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा जोग्राफिया अपने फ्लाइंग करियर की वजह से रिलेट कर पाऊँ तो रास्ते में सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल जॉर्डन ऑप्शन है नंबर 1, जहाँ से गुजरना शायद पॉसिबिलिटी एक बनी है, और उसके बाद इराक से गुजर कर उन्होंने ईरान पर हमला किया है, ये जो आप 2200 किलोमीटर कह रही थी। तो बहुत लंबी एयर स्पेस है जहाँ पे उड़ना, लेकिन किसी ने कोई वार्निंग नहीं दी, वो जहाज आए भी हैं और वापस भी चले गए, ये भी ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद सारे अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है जी फलां मुल्क सॉवरेनिटी की इजाजत नहीं देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्यों? जो रिटेलिएशन से पहले मैं आपको एक स्टेक बता देता हूँ कि इजराइल के स्टेक अरब मुल्कों के साथ क्या है। इजराइल का 2000 तकरीबन एक दिहाई पहले 2005 तक तकरीबन 5 से 6 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट थी दुनिया में, सिर्फ वो बढ़कर 2020 में 8.3 बिलियन हो गई थी। मिलिट्री हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 8.3 बिलियन हो गई थी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हुए। 2024 में ये तकरीबन 15 बिलियन हो चुकी है। 15 बिलियन में से तकरीबन आधी जो है वो इंडिया उसका कस्टमर है, और 25% यानी चौथा हिस्सा अरब मुल्क खुद कस्टमर है इजराइल के। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो उसके कस्टमर हैं, जो उनसे वेपन लेते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनके कोड्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर लेते हैं, वो क्या उसको रेजिस्ट करेंगे, वो आपका गेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, जो आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अब ईरान क्या रिटेलिएट करेगा। ईरान के पास तो कैपेसिटी उस तरह बिल्ड ही नहीं है जिस तरह की इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका ऑल आउट पीछे है, अरब मुल्क फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर क्या वो यूएस के बेसिस को अटैक करेगा? सर क्या वो यूएस के बेसिस को अटैक करेगा जो कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद हैं? देखिए, मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी यही बहुत समझूंगा कि अगर इजराइल की इंटरेस्ट को डायरेक्ट हिट कर ले, मेरा नहीं ख्याल कि कैपेसिटी वाइज रिजॉल्व हो सकता है, आपकी हिम्मत हो सकती है दें, लेकिन मैंने तो कमेंट करना है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। उनके पास जहाज ऑलमोस्ट ऑब्सलीट है, F-14 और फैंटम जहाज है जो दुनिया सारी ग्राउंड कर चुकी है, वो ईरान मेंटेन करके उनको किसी मुश्किल से उनको सर्वाइव कर रहा है, अपनी एयरफोर्स मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उनको वेस्ट का कोई जहाज देने को तैयार कोई नहीं है। तो जब उनकी एयरफोर्स ना हो, मिसाइल्स अगर वो चलाएंगे भी, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी इजराइल को भी वो मैसेज दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मैं इसको अचीवमेंट समझूंगा अपने नजर में। लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट वो टू फ्रंट, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा खोलने की एक लॉजिक मुझे नहीं समझ आती, बिकॉज सबसे पहले तो इटसेल्फ अमेरिका का इंटरेस्ट छोड़े, इजराइल के इंटरेस्ट को पहले चैलेंज करें तो ज्यादा मैसेज आएगा इजराइल को, क्योंकि प्रोहिबिटिव प्राइस तो इजराइल को देनी चाहिए, अमेरिका तो बिहाइंड द सीन सब कुछ नजर आ रहा है। खालिद चिश्ती साहब, आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर जवाब देने की भी सकत मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की गुफ्तगू सुनकर तो लगता है जैसे वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं कि ईरान पता नहीं क्या कर देगा। सिविलाइज्ड ममालिक को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि ईरान उस ट्रॉमा को रियलाइज कर देगा, जिसमें कि ऐसा लगता है कि ये नाइटमेयर रियल हो जाएगा कि ईरान पूरी दुनिया में न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको सप्लाई करेगा। तो सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है? एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को देख लें, वो खौफजदा है ईरान की तरफ से, और दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि ईरान के पास तो उतनी सख्त ही नहीं है कि वो जवाब दे सके। देखिए, चिश्ती साहब ने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया और बहुत अहम है कि जिस किस्म की सपोर्ट इसराइल को इस वक्त दुनिया में हासिल है, उस तरह की सपोर्ट जो है इस्लामी ममालिक की जानिब से, बड़ी ताकतों की जानिब से शायद ईरान को हासिल ना हो, ये बात याद रखिएगा। और दुनिया में जब ये वॉर होती है, ये किसी पॉलिटिकल आइसोलेशन में नहीं लड़ी जाती, आपकी कनेक्टिविटी होती है, दुनिया के बेशतर ममालिक आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, तब आप जाके ये काम करते हैं। अब मसला ये है कि ये जो सारी जंगों की पॉलिटिक्स हो रही है दुनिया में, ये तो बुनियादी तौर पे जमहूरियत की नाकामी है ना।